हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो एक स्पेशल वीडियो है क्लास 12 के विभिन्न बोर्ड्स की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जो कि क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का पार्ट 3 है। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को आरंभ किया जाए। निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें। चूज करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। चुंबकीय फ्लक्स जिसका संकेत फाई बी होता है, फाई सफिक्स में कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र का संकेत होता है तथा फाई संकेत होता है चुंबकीय फ्लक्स का। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी टेस्ला जिसे टी संकेत से सूचित किया जाता है, सी वेबर जिसे डब्ल्यू बी संकेत से सूचित किया जाता है, एवं डी वेबर मीटर। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का एसआई मात्रक होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, लेकिन प्रचलित मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर के जगह पर उसे कहा जाता है वेबर, इसलिए इसका विकल्प सी सही उत्तर है। एग्जाम्स में ओएमआर शीट में विकल्प सी के सर्किल को वृत्त को ब्लैक पेन या ब्लू पेन से पूर्णतः उस घेरे को पूर्णतः रंग देना होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का एसआई मात्रक होता है वेबर। अगर इस प्रश्न का विकल्प टेस्ला मीटर स्क्वायर होता वेबर की जगह, तो पर भी यह सही आंसर होता। टेस्ला मीटर स्क्वायर ही वेबर है। एक वेबर इक्वल टू एक टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्यों टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का सूत्र होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्र सदिश का अदिश गुणन के बराबर होता है और इसे लिखा जा सकता है बी ए कॉस थीटा। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र भी तथा क्षेत्र सदिश दोनों एक ही दिशा में होगा, तो उस स्थिति में बी वेक्टर तथा ए वेक्टर के बीच का, बी सदिश तथा एक सदिश के बीच का कोण शून्य होगा। तो बी ए कॉस 0 चुंबकीय फ्लक्स उस स्थिति में, तो बी ए कॉस 0 1 होता है, तो महत्तम चुंबकीय फ्लक्स होगा उस स्थिति में। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है एसआई पत्ती में मीटर स्क्वायर। तो इसलिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर, लेकिन इसे प्रचलित मात्रक इसका वेबर होता है, इसलिए वेबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया जाए, देखा जाए। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र है, विकल्प ए है, ऑप्शन ए है अंडर ब्रैकेट ml टू द पावर 2 t माइनस 2 a माइनस 1। विकल्प बी है m माइनस 1 l टू द पावर 2 t का पावर 2 a माइनस 1। सी है m t a माइनस 1 तथा अंतिम विकल्प डी प्रश्न में दिया है ml अंडर ब्रैकेट के अंदर बीमा का संकेत चूँकि बड़ा कोष्ठ होता है, बिग ब्रैकेट, तो उसी के अंदर सभी राशियों के जो भी राशियाँ उससे संबंधित होती हैं, तो उसको उसके विमीय संकेत को उस बड़ा कोष्ठ के अंदर ही रखा जाता है। तो अंतिम विकल्प डी दिया है अंडर ब्रैकेट ml a माइनस 1 a टू द पावर माइनस a माइनस 1 t। तो इसमें सही विकल्प होगा, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र है ml का पावर 2 ml टू द पावर 2 t माइनस 2 a माइनस 1 m l का पावर 2 t का पावर माइनस 2 a माइनस 1 अंडर ब्रैकेट। यह सही आंसर, यह विकल्प सही उत्तर होगा, सही उत्तर है चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र। कैसे होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र यहाँ पर हम चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र यहाँ पर हमने लिखा है फाई बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तथा महत्तम चुंबकीय फ्लक्स बी इंटू ए।
तो बी का विमीय सूत्र तथा ए का विमीय सूत्र अगर रख दिया जाए तो बी का विमीय सूत्र होता है mt-2 A-1। ए विद्युत धारा का विमीय संकेत है एम्पियर। ए की जगह कहीं कहीं आई भी लिखा हुआ मिल सकता है साइड बुक्स में या अन्य कहीं जगह एग्जाम में भी। ए की जगह ऑप्शन में आई भी अगर रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, वह भी विद्युत धारा का ही विमीय संकेत है, आई अंडर ब्रैकेट या कैपिटल ए अंडर ब्रैकेट दोनों। तो चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र कैसे प्राप्त हो गया? mt, इसमें विकल्प ए सही है, ml⁻2 t-2 A-1। हुआ कैसे? तो 5 = B × A मैक्सिमम फ्लक्स। अब बी चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है mt-2 A-1 तथा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है L का स्क्वायर। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई भी दूरी है, लंबाई का भी विमीय संकेत L, चौड़ाई की भी दूरी है उसका भी विमीय संकेत L। L गुना L दोनों का पावर 1 है, पावर ऐड हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है तो L⁻²। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर के टर्म को बी का चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र अलग लिखा, ए का अलग लिखा L⁻², बी का लिखा mt-2 A-1। अब दोनों ब्रैकेट के में उपस्थित विमीय संकेत को एक ब्रैकेट में करने पर, पावर को कलेक्ट करने पर, एक साथ ऐड करने पर हमारा रिजल्ट ml⁻² t-2 A-1 होगा। तो विमीय से चुंबकीय फ्लक्स का ही विमीय सूत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 3, स्वप्रेरकत्व जिसका संकेत कैपिटल एल होता है उसका एसआई मात्रक है। ए वेबर, बी ओम जिसका संकेत ओमेगा होता है, सी हेनरी, डी गॉस। सही विकल्प है हेनरी। जोसेफ हेनरी के नाम पर स्वप्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरकत्व भी रहता प्रश्न में तो उसका भी एसआई मात्रक हेनरी ही होता है। स्वप्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरकत्व भी अगर प्रश्न में दे तो बिना संकोच के उसका भी आंसर हेनरी ही होगा, क्योंकि स्वप्रेरण तथा अनोन्य प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन तथा म्यूचुअल इंडक्शन दोनों घटनाओं, दोनों फेनोमेना की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी ही ने किया, हेनरी नहीं किया था। इसलिए उनके सम्मान में स्वप्रेरकत्व जिसका संकेत कैपिटल एल होता है, सेल्फ इंडक्टेंस जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, तथा अनोन्य प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसका संकेत कैपिटल एम होता है, दोनों का विमीय सूत्र और तथा मात्रक एक ही होता है। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी, अनोन्य प्रेरकत्व का भी एसआई मात्रक हेनरी। अगर प्रश्न में अनोन्य प्रेरकत्व पूछे तो उसका भी उत्तर, उसका एसआई मात्रक हेनरी ही होगा। और हेनरी को स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है L = E/dI/dt, जहाँ dI/dt कुंडली में या बंद लूप में धारा परिवर्तन की दर है। अब dt को ऊपर ले जाया जा सकता है तो E/dt/dI L हो जाएगा स्वप्रेरकत्व। अब इसका मात्रक लिखा जा सकता है, एक और मात्रक, उसी को हेनरी कहा जाता है, लेकिन हेनरी प्रचलित मात्रक है जोसेफ हेनरी के सम्मान में। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? विद्युत वाहक बल विभवांतर ही है, वोल्ट। टी ऊपर चला गया तो टी का हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर। तो वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर भी हो सकता है कि हेनरी किसी प्रश्न में हेनरी न दे करके वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर हो, वह भी आंसर सही होगा, वह भी विकल्प सही उत्तर होगा। तो सही आंसर हो गया स्वप्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी या सूत्र से वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 4, स्वप्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरकत्व। क्योंकि दोनों का एक ही विमीय सूत्र भी होता है, यूनिट भी सेम होता है, इसलिए दोनों को एक ही प्रश्न में, अलग अलग प्रश्न भी हो सकता है। ये स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या है या अनोन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या है। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है, यह लघु उत्तरीय प्रश्न में भी देता है। 1 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न जब मल्टीपल चॉइस नहीं भी हो या 2 अंक के प्रश्न में भी कभी कभी पूछता है कि स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र तथा मात्रक को लिखें, या केवल दे दे कि प्रेरकत्व का विमीय सूत्र तथा मात्रक को लिखें, तो अभी उसमें भी 2 अंक का हो सकता है, 1 अंक का दोनों। तो इसको अक्सर पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में, इसलिए स्वप्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र को याद रखना जरूरी है।
तो स्वप्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र है, 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है एम एल अंडर ब्रैकेट के अंदर एम एल का पावर 2 टी माइनस 2 ए माइनस 2। ऑप्शन बी है एम एल टू द पावर 2 टी का पावर -2 ए का पावर -1। सी ऑप्शन है एम एल टी का पावर -2 ए का पावर -1 और तथा डी ऑप्शन है एम एल टी -2 ए -3। तो इसमें सही ऑप्शन होगा स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र एम एल का पावर 2 टी -2 ए -2। और इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इस फार्मूला हमने लिखा है L = E/di/dt। तो dt ऊपर चला जाएगा तो E × dt/di। अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल E का विमीय सूत्र लिखा जा सकता है, जो कि विभवांतर का ही विमीय सूत्र के बराबर होगा। विभवांतर क्या है? कार्य प्रति इकाई आवेश। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव का विभवांतर, विद्युत वाहक बल का भी विभवांतर, विद्युत वाहक बल का विभवांतर भी ये विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र भी विभवांतर के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो E का विमीय सूत्र V का विमीय सूत्र के बराबर हो गया, इंटू dt का T हो जाएगा और di का तो I होगा, I चाहे A होगा। तो इस प्रकार हम ला सकते हैं, ये स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र निकाल भी सकते हैं। ml का पावर 2 T -2 A -2, चूँकि उसके लिए फार्मूला वहाँ बोर्ड पर लिखा है साइड में, राइट साइड में। तो स्वप्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र को एक बार मैं और दोहरा दूं, ml अंडर ब्रैकेट ml टू द पावर 2 T -2 A -2। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कुंडली या बंद लूप में प्रेरित धारा की जानकारी, प्रेरित धारा की दिशा की जानकारी, किसी कुंडली या बंद लूप में प्रेरित धारा की दिशा की जानकारी मिलती है, किस नियम द्वारा मिलती है? प्रश्न का यही मतलब है। ए लेंज का नियम से, बी बायोट-सावर्ट नियम से, सी एम्पियर का नियम से, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा लेंज का नियम से। लेंज का नियम ही लेंज का नियम ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण किसी बंद लूप या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के बारे में जानकारी देता है कि दिशा किसी बंद लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी, दक्षिणावर्त दिशा में होगी या बायावर्त दिशा में होगी, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगी। तो इसकी जानकारी लेंज का नियम से प्राप्त किया जाता है। लेंज का नियम इसकी जानकारी देता है किसी बंद लूप या कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा के बारे में। अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, लेंज का नियम से ही। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है तथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर, बी है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर, सी है संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर और डी है द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत, मतलब द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर। तो सही उत्तर है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ऊर्जा, भौतिक राशि ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, जिसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी कहा जाता है। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत को ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, जिसे हम लोगों ने इसी चैप्टर के पार्ट 2 सेकेंड वीडियो, इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो दैट इज पार्ट 2 में, अर्थात पार्ट 2 में डिस्कस किया था, इसके प्रीवियस वीडियो में, इस चैप्टर के इसके प्रीवियस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एसी डायनमो या एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जनरेटर को जनित्र कहा जाता है हिंदी में, जनरेटर अंग्रेजी शब्द है। तो एसी डायनमो या एसी जनरेटर सिद्धांत पर आधारित है, मतलब किस सिद्धांत पर आधारित है पूछने का मतलब यही है इस प्रश्न का। ऑप्शन ए है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, सी है प्रेरित चुंबकत्व के सिद्धांत पर, डी है प्रेरित विद्युत पर। तो सही उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एसी डायनमो। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी अक्सर 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में भी एक अंक में लघु उत्तरीय प्रश्न में इसे पूछा जाता है। अब तो सीबीएसई बोर्ड में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसी डायनमो या एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन प्रायः रहता है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये सब अभी तक जो 7 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें ये 3-4 प्रश्न अक्सर मतलब काफ़ी टॉप
प्रायोरिटी होती है पूछे जाने की, माने परीक्षाओं में पूछे जाने की, इसकी प्राथमिकता काफ़ी अधिक होती है इन तीनों चारों क्वेश्चंस की। तो एसी डायनमो या एसी जनरेटर सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। कभी कभी इस चैप्टर से अर्थात विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर से डायग्राम पर आधारित, चित्र पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के कारण किसी बंद लूप या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाने के लिए उस प्रश्न में कहा जाता है, पूछा जाता है। जैसे कि एक प्रश्न इसे सीबीएसई बोर्ड में भी तथा बिहार स्टेट बोर्ड 12वीं की परीक्षा में भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। वह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी कुंडली के निकट किसी छड़ का दक्षिणी ध्रुव, जिसे इस संकेत से सूचित किया गया है, दक्षिणी ध्रुव को, साउथ को, दक्षिणी ध्रुव का अंग्रेजी साउथ होता है, साउथ पोल, उसका पहला लेटर एस है। तो जब किसी कुंडली के निकट किसी छड़ का दक्षिणी ध्रुव एस को ले जाया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा होती है। विकल्प दिया गया है प्रश्न में, ए वामवर्त या बायावर्त या वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, बी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, सी कभी वामावर्त कभी वामवर्त कभी दक्षिणावर्त, कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज, तथा डी अंतिम विकल्प है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ चित्र भी, यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है, प्रश्न में भी चित्र दिया रहेगा और उसमें चुंबक की गति होगी या किसी धारावाही कुंडली की किसी दूसरी कुंडली, द्वितीय कुंडली या दूसरी कुंडली की ओर या उससे दूर गति प्रश्न में दर्शाया जा सकता है उसे, और पूछा जा सकता है कि बंद लूप में या किसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर अब लेंज नियम का उपयोग करना होगा। लेंज का नियम से किसी बंद लूप में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के कारण प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके चलते वह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब प्रेरित धारा किसी बंद कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा? जब बंद लूप तथा चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है। जब तक आपेक्षिक गति होगी, दोनों में से कोई एक गतिशील होना चाहिए, तभी बंद कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तथा उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब जब साउथ पोल को नज़दीक लाएंगे तो प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करेगी। कारण क्या है? अब जब साउथ पोल को नज़दीक लाएंगे तो बंद कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में वृद्धि होगी, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, तो इस बंद कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। फैराडे के नियम के अनुसार कि जब कभी किसी बंद कुंडली तथा क्षण चुंबक या किसी धारावाही कुंडली तथा दूसरी कोई द्वितीय कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उस बंद लूप में उत्पन्न हो जाती है। और लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा, बंद लूप में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा उसी कारण का विरोध करती है जिसके चलते स्वयं उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर साउथ पोल का इस बंद कुंडली के निकट लाना कारण है जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी इस बंद लूप में, और प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी जिससे कि क्षण चुंबक के साउथ पोल को नज़दीक लाने का विरोध हो सके। मतलब क्षण चुंबक के साउथ पोल पर प्रतिकर्षण बल प्रेरित धारा की दिशा आरोपित करेगी, जो कि बंद कुंडली में, जो कि साउथ पोल के सामने निकट स्थित बंद लूप का भाग में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी जिससे कि वह साउथ पोल को नज़दीक लाने का विरोध कर सके, मतलब उसे विकर्षित कर सके। तो उसके चलते अब यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा
इस बंद लूप में क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित भाग पर, मतलब बंद लूप का वह भाग जो साउथ पोल के नज़दीक है, दक्षिण ध्रुव के नज़दीक है, तो वह सिरा भी, वह उस बंद लूप का सिरा, वह पास वाला साउथ पोल के पास वाला बंद लूप का सिरा भी साउथ पोल जैसा बिहेवियर करने लगता है। अर्थात प्रेरित धारा की दिशा इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब साउथ पोल कब होगा, जब प्रेरित धारा की दिशा साउथ पोल जैसा बिहेवियर कब होगा, जब प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो सही विकल्प होगा प्रेरित धारा की दिशा बंद लूप में दक्षिणावर्त होगी, क्लॉकवाइज होगी, जिससे कि यह सिरा भी, मतलब क्षण चुंबक के साउथ पोल को नज़दीक लाया जा रहा है, तो उसके पास वाला सिरा, उसके निकट स्थित सिरा भाग बंद लूप का, वह भी साउथ पोल जैसा बिहेव करने लगेगा, व्यवहार करने लगेगा, ताकि उस कारण का विरोध कर सके, मतलब साउथ पोल को, क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को बंद लूप के निकट लाने का विरोध कर सके। विरोध तो तभी होगा जब वहाँ भी साउथ पोल उत्पन्न होगा, या नॉर्थ पोल को लाया जाता तो नॉर्थ पोल उत्पन्न होगा। लेकिन साउथ पोल उत्पन्न होता है तो धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है। यही अब जब नॉर्थ पोल को लाया जाता तो यहाँ पर भी पोलरिटी नॉर्थ पोल जैसी पोलरिटी होती, और तब उसमें जब नॉर्थ पोल तब उत्पन्न होता है जब बंद लूप में प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, वामवर्त होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन यहाँ साउथ पोल, चूँकि साउथ पोल को लाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी बंद लूप का जो सिरा है, निकटवर्ती सिरा, जो कि क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव के निकट है, तो उसमें भी वह भी साउथ पोल, उसमें प्रेरित धारा की दिशा इस ढंग से होगी जिससे कि उस कारण का विरोध हो सके, मतलब साउथ पोल को नज़दीक लाने का विरोध हो सके। इसलिए यह सिरा भी, माने कुंडली का यह सिरा जो कि क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव के निकट है, वह भी साउथ पोल जैसा, दक्षिण ध्रुव जैसा आचरण करने लगता है, ताकि साउथ पोल को विकसित कर सके, उस कारण का विरोध कर सके। और जब साउथ पोल जैसा बिहेवियर होगा तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज होगी। अब इसी प्रश्न को अगर प्रश्न करके इसी क्षण चुंबक का नॉर्थ पलट करके साउथ पोल को उधर रख दिया जाए, नॉर्थ पोल को कुंडली के नज़दीक ले जाया जाए, तो जब नॉर्थ पोल को लाएंगे तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, बायावर्त हो जाएगी या वामवर्त हो जाएगी। मतलब बंद लूप का यह सिरा नॉर्थ पोल जैसा बिहेवियर करने लगेगा, जिससे कि क्षण चुंबक के नॉर्थ पोल को नज़दीक लाने का विरोध कर सके, उसे विकसित कर सके। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब बंद लूप में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, वामवर्त होगी या बायावर्त होगी, तो प्रेरित धारा की दिशा, तो उसकी ध्रुवता क्या होगी, उसकी ध्रुवता होगी, उस बंद लूप की ध्रुवता होगी, उस भाग की ध्रुवता होगी नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव। और जब दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो वह सिरा कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो इसलिए प्रेरित धारा की दिशा इस चित्र में दक्षिणावर्त होगी। विकल्प बी सही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उम्मीद है आप लोगों ने इस एक्सप्लेनेशन को, इस व्याख्या को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एल लंबाई के, क्वेश्चन नंबर 9 आफ्टर 8, क्वेश्चन नंबर 9, एल लंबाई के किसी छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में बी की दिशा के लंबवत भी चाल से गतिशील कराने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है A BVL स्क्वायर, B BVL, C B स्क्वायर VL, D B/VL। जब किसी चालक छड़ को, एल लंबाई का चालक छड़ है और उसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत भी चाल से गतिशील कराया जाता है, तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच, उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विभवांतर। इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है और इसे गतिक विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। चूँकि यह विभवांतर चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कराने से चालक के सिरों के बीच उत्पन्न होता है, इसलिए चालक के में उत्पन्न इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ कहा जाता है, और जिसका व्यंजक होता है BVL। इसे हम लोग इसके बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे, पार्ट 4 में, गतिक विद्युत वाहक बल BVL।
अब क्वेश्चन नंबर 10, वो भी गतिक, वह भी प्रश्न, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 भी, प्रश्न संख्या 10 भी गतिक विद्युत वाहक बल पर ही आरोपित है, लेकिन यहाँ पर एल लंबाई के चालक का समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के तल के लंबवत भी चाल से गतिशील है, तो रेखीय गति है, लेकिन इसमें जो गति होगा वह घूर्णी गति होगा। तो एल लंबाई के किसी चालक छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में, बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र का संकेत बी, कैपिटल बी होता है, सदिश का तीर का निशान है, कोणीय वेग ओमेगा से घुमाने पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। यह भी गतिक विद्युत वाहक बल है, लेकिन यहाँ पर चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट कराया जा रहा है, गतिशील कराया, माने घूर्णन कराया जा रहा है। चालक की घूर्णी गति है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसके लिए भी व्यंजक प्राप्त किया जाएगा, जिसे अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उस फार्मूला का यूज है इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो एल लंबाई के किसी चालक छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाने पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। विकल्प ए बी एल ओमेगा, बी बी एल स्क्वायर ओमेगा, सी 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा तथा डी 2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। इसमें विकल्प सी सही है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एल लंबाई के चालक छड़ को ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कराने पर उसमें उस चालक में भी विभवांतर उत्पन्न होता है, गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका व्यंजक हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इस पर आधारित प्रॉब्लम भी इन दोनों सूत्रों पर, एक गतिक विद्युत वाहक बल सरल रेखीय गति में और दूसरा घूर्णी गति में चालक छड़ के, दोनों पर आधारित आंकिक प्रश्न एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तथा अन्य साइड बुक्स में भी दिए गए हैं। तो इसमें विकल्प सी सही होगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में बी में एल लंबाई का चालक छड़ अगर ओमेगा कोणीय वेग से गतिशील होगा, रोटेट कराया जाएगा, घूर्णन कराया जाएगा, तो उसमें गतिक विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। फिर से मैंने रिपीट किया, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आप नोट भी कर सकें, इसलिए मैं कभी कभी रिपीट करता हूँ। उसका उद्देश्य केवल एक ही है कि अगर सुन करके भी आप इस वीडियो की सामग्री को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन भौर धाराओं के अनुप्रयोग नहीं है? ए प्रेरण भट्ठी, इंडक्शन फर्नेस, जिसमें कि लोहे के इस्पात के काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े को, बड़े बड़े पीस को रख करके उसमें प्रत्यावर्ती धारा भेज करके किसी कंटेनर में रख करके, बड़े बड़े बर्तन में रख करके, उसके लिए विशेष व्यवस्था होती है उसको रखने के लिए, विशेष प्रकार का बर्तन, उसमें रख करके उसमें प्रेरित धारा थी प्रत्यावर्ती धारा भेज करके, काफ़ी उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा को भेजा जाता है, और उसके कारण भौर धाराओं के कारण काफ़ी अधिक उष्मा होती है, जिससे कि प्रेरण भट्ठी में रखा गया इस्पात का बड़ा बड़ा टुकड़ा पीस को आसानी से गलाया जाता है। तो प्रेरण भट्ठी, इंडक्शन फर्नेस, विद्युत ब्रेक, इलेक्ट्रिक ट्रेन में ब्रेक्स यूज होता है, तो उसमें भी उसे इलेक्ट्रिक ब्रेक्स कहा जाता है। वह भी भौर धारा का एप्लीकेशन है, उसमें भौर धारा पर ही आधारित है। विद्युत ब्रेक भी, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के इलेक्ट्रिक ब्रेक्स भी भौर धाराओं पर से संचालित होते हैं। सी स्पीडोमीटर और डी डायनमो। स्पीडोमीटर में भी भौर धारा का यूज होता है, स्पीड मापने वाला मोटर गाड़ियों में लगा होता है। तो यह भी तीनों एप्लीकेशन, मतलब प्रेरण भट्ठी, बी विद्युत ब्रेक, सी स्पीडोमीटर, तीनों भौर धाराओं के अनुप्रयोग हैं। केवल डायनमो में भौर धाराओं का, हालांकि डायनमो में भी भौर धाराएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन डायरेक्ट भौर धारा का अनुप्रयोग नहीं है। डायनमो के कोर में भी भौर धारा उत्पन्न होती है, उसके कारण बहुत बड़ी विद्युत धारा का बहुत अधिक भाग उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो लेकिन ये तीनों एप्लीकेशन डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं, प्रेरण भट्ठी, विद्युत ब्रेक और स्पीडोमीटर में। डायनमो में भी भौर धाराएं उत्पन्न होती है, लेकिन उसके कोर को परतदार बनाया जाता है
और धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का उष्मा के रूप में परिवर्तन को, मतलब विद्युत ऊर्जा के क्षय को, ह्रास को रोकने के लिए। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ नंबर 12, निम्न में से कौन चुंबकनशीलता म्यू का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ऑप्शन बी वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी हेनरी प्रति मीटर। प्रति को यहाँ बटा के रूप में लकीर दे करके, ऑब्लिक दे करके लिखा गया है। एक लाइन दिया गया है तिरछा, मतलब ये बटा में है, डिवाइडेड बाई हेनरी डिवाइडेड बाई मीटर, हेनरी प्रति मीटर, इसे पढ़ा जाता है। डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इन चारों में से सभी पहले तीन, फर्स्ट थ्री, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वेबर प्रति एम्पियर मीटर तथा सी हेनरी प्रति मीटर, ये तीनों चुंबकनशीलता म्यू या म्यू नॉट के मात्रक हैं। लेकिन चौथा, मतलब ऑप्शन डी, विकल्प 4, विकल्प डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर यह चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। B = F/m, चुंबकीय बल बटा ध्रुव प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र बराबर चुंबकीय बल बटा ध्रुव प्रबलता। तो चुंबकीय बल का हो गया एसआई मात्रक न्यूटन और ध्रुव प्रबलता का एम्पियर मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। बाकी तीनों चुंबकनशीलता म्यू या म्यू जीरो का मात्रक है। बाकी तीनों, ऑप्शन ए न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, बी वेबर प्रति एम्पियर मीटर तथा सी हेनरी प्रति मीटर, ये तीनों चुंबकनशीलता का मात्रक हैं। जबकि तीसरा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकनशीलता का मात्रक नहीं है। तो इसमें इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन चुंबकनशीलता का मात्रक म्यू या म्यू जीरो का मात्रक नहीं है? तो सही ऑप्शन डी होगा। डी को OMR शीट में डी के सर्किल को, वृत्त को पूरा रंगना होगा ब्लू या ब्लैक पेन से। अब क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 13, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 13, यदि कैपिटल L एवं कैपिटल R क्रमशः, L संकेत है किसका? स्वप्रेरकत्व का या स्वप्रेरण गुणांक का, तथा R संकेत है प्रतिरोध का। तो यदि L एवं R क्रमशः स्वप्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हों तो L/R का बीमीय सूत्र होगा। ऑप्शन ए है M0L0T-1, बी M0LT, सी M0L0T, डी MLT-2। इसमें सही ऑप्शन होगा टी, M0L0T। केवल टी भी लिखा जा सकता है। M0 का मतलब है कि बीमा शून्य है द्रव्यमान का, लंबाई उसमें उपस्थित, मतलब द्रव्यमान उपस्थित नहीं है। लंबाई L का भी बीमा शून्य है, अर्थात लंबाई भी उपस्थित नहीं है, केवल समय उपस्थित है, T का घात 1 है। तो अगर L और R का बीमीय सूत्र लिखा जाए तो L का होता है बीमीय संकेत प्रेरकत्व का, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसी वीडियो में कुछ देर पहले। तो L का होता है L प्रेरकत्व का संकेत है, जबकि यहाँ पर L लंबाई का बीमीय संकेत है। इसका बीमीय सूत्र में ml का पावर 2 T-2 A-2, ये L का हो गया, अपॉन R है। तो L/R का बीमीय सूत्र मालूम करने के लिए प्रेरकत्व L का तथा प्रतिरोध R का, दोनों का बीमीय सूत्र यहाँ लिखना होगा। तो अब R का बीमीय सूत्र हम जानते हैं कैपिटल M, L का पावर 2, T का पावर -3, A का पावर -2। अब A का पावर -2 अंश तथा हर दोनों में है तो ये कैंसिल हो गया। L का पावर 2 अंश में भी है प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र में, और प्रतिरोध का बीमीय सूत्र में भी है, तो यह भी कैंसिल हो गया। M का पावर दोनों में, अंश तथा हर में, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में M का पावर 1 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर L का माने प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र में T का पावर -2 है, जबकि प्रतिरोध R के बीमीय सूत्र में T का पावर -3 है। -2 से -3 का दो पावर कैंसिल हो गया, 2 निगेटिव पावर, बचा कितना? 1 निगेटिव पावर, -1 केवल बच गया। तो नीचे में केवल कितना बच गया? T का पावर -1, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा? T का पावर +1 दैट इज T। और इसे लिखा जा सकता है, अगर द्रव्यमान लंबाई और तथा तीनों के रूप में एक्सप्रेस करना हो तो द्रव्यमान तथा लंबाई तो इसमें उपस्थित है नहीं L/R की बीमा में, तो उसको लिखा जा सकता है M0L0T। तो इसलिए सही विकल्प होगा M0L0T। विकल्प सी सही है, बाकी सभी विकल्प गलत है। तो L/R का बीमीय सूत्र होगा किसकी बीमा के बराबर होगा? समय की बीमा के बराबर, अंडर ब्रैकेट T और M0L0T।
अब क्वेश्चन नंबर 14 भी एल बाई आर से रिलेटेड है, लेकिन एल बाई आर की बीमा निम्न में से किसकी बीमा के समान है। मैंने एल बाई आर की बीमा अभी हमने निकाला कितना होता है, टी अंडर ब्रैकेट टी समय की बीमा के बराबर, तो वह किसकी बीमा के बराबर होगा। इन सभी में चारों विकल्प है, ए एल सी प्रेरकत्व तथा सी संधारित्र की धारिता है, सी संधारित्र का संकेत है, धारिता का संकेत सी है, एल तथा सी, एल सी बी की क्या है 1/√एल सी, एल प्रेरकत्व है, सी संधारित्र की धारिता है कैपेसिटेंस, सी √एल सी, डी 1/LC। तो इसका भी अगर सभी का अगर चेक करें, एल सी 1/√एल सी, √एल सी, डी 1/LC, तो हम पाएंगे कि √LC का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वह समय के इक्वल आ सकता है, आता है। इसलिए कि प्रेरकत्व एल का तो अभी लिखा है बोर्ड पर ml अंडर ब्रैकेट ml का पावर 2 t - 2 a-2, संधारित्र सी का अभिमेय सूत्र m-1 l-2 t का पावर 4 और a का पावर 2 होता है। तो m+1 मतलब l इंटू सी का डायमेंशन फार्मूला लिखने पर दोनों का और उसके मल्टीप्लाई करने पर, तो l का पावर l का डायमेंशन फार्मूला में m का पावर +1 है, परंतु c का विमेय सूत्र में m का पावर -1 होता है। तो l का विमेय सूत्र में m का पावर +1, c का विमेय सूत्र में m का पावर -1, m का पावर +1 -1 दोनों ऐड होकर के m1 - 1 m का पावर 0 हो जाएगा। अब इसको हम 1/√LC को इसका पूरे टर्म का मतलब l का और c का मतलब 1/√LC का विमेय सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं l तथा c की बीमाओं को रख करके और उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल मालूम कर। तो 1/√LC, अब l का विमेय सूत्र हो गया m l का पावर 2 t - 2 a-2 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई c का विमेय सूत्र, जैसा कि मैंने बतलाया कि इसमें m का पावर -1 होता है c का विमेय सूत्र में, संधारित्र की धारिता का विमेय सूत्र में m का पावर -1, l का पावर +2 है प्रेरकत्व का विमेय सूत्र में, लेकिन संधारित्र का विमेय सूत्र में l का पावर -2 होता है। फिर t का पावर -2 है, उसमें प्रेरकत्व का विमेय सूत्र में t का घात -2 है, लेकिन संधारित्र की धारिता में t का घात +4 होता है। और a का घात l का विमेय सूत्र में प्रेरकत्व का विमेय सूत्र में a का घात -2 है, जबकि संधारित्र की धारिता का विमेय सूत्र में t का घात मतलब t का घात +4 तथा a का घात +2 होगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ m का घात +1 है, यहाँ 1 केवल m है तो +1 है, साइलेंट है, तो m1 +1 -1 ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा m का, तो m0, l का पावर +2 यहाँ l का पावर -2 सेकेंड ब्रैकेट में धारिता के विमेय सूत्र में, तो l +2 -2 फिर l0 t -2 यहाँ t का पावर 4, तो केवल t का पावर +4 -2 पावर ऐड होकर के t का पावर 2 बचेगा रूट के अंदर। a का पावर +2 इसमें है धारिता का विमेय सूत्र में, और प्रेरकत्व के विमेय सूत्र में a का पावर -2, तो यहाँ पर भी पावर ऐड हो गया a +2 -2 दैट इज a का पावर 0, दैट इज केवल बचेगा 1/√अंडर t का पावर +2, 4 में से t का पावर -2 ऐड हो गया, तो घट करके पावर t4 - t-2 दैट इज t का पावर 2, और t का पावर 2 का मतलब 1/√LC का है, तो 1/√LC का हो गया कितना 1/√2 1/t हो गया, दैट इज अब 1/√LC का जो विमेय सूत्र हो गया वो t का पावर -1 हो गया। और यहाँ पर है कि l/r का विमेय सूत्र कितना प्राप्त हुआ था, तो वह समय का विमेय सूत्र t के बराबर हुआ था, इसलिए √LC का ही 1/√LC का विमेय सूत्र l/r के बराबर नहीं हो सकता, तो b विकल्प नहीं होगा। तो अब LC भी नहीं होगा, LC भी अगर l इंटू सी करेंगे तो उसका विमेय सूत्र आ जाएगा कितना t का पावर 2 आ जाएगा, तो जब तक स्क्वायर रूट t का नहीं होगा तब तक t आएगा नहीं, तो a विकल्प भी नहीं हो सकता है, b विकल्प भी नहीं हो सकता है। या अब इसी का रेसिप्रोकल ले लें, 1/√LC का रेसिप्रोकल ले लें, देयरफॉर √LC कितना हो जाएगा, √LC हो जाएगा 1/t इनवर्स दैट इज t का पावर 1 +1 ऊपर जा करके। अब ये बराबर हो गया डायमेंशन फार्मूला किसके, l/r के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल हो गया √LC का डायमेंशन फार्मूला। सो इसमें अतः इसमें
सही आंसर कौन होगा? रूट अंडर एल सी, मतलब एल बाई आर की बीमा निम्न में से रूट अंडर एल सी के बराबर है। एल सी को हम सही उत्तर है, लेकिन ओ एम आर सीट में सी को पूरा कलर्ड करना होगा, रंगना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, जो कि 15, 16 एंड 17, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हैं, MCQs तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम बेस्ड हैं। जिसमें से 15 है, एक कुंडली में 0.2 सेकेंड में विद्युत धारा शून्य से बढ़ के 20 एम्पियर करने पर कुंडली में 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व है A 0.3 हेनरी, इसके लिए संकेत H लिखा गया है। B 0.2 हेनरी का संकेत H है, जो कि स्वप्रेरकत्व या अनुप्रेरकत्व का SI मात्रक है। फिर 20 हेनरी विकल्प C में है, तथा विकल्प D में 2.0 हेनरी है। अब इसमें से कौन विकल्प सही होगा? तो इसमें से विकल्प B सही होगा। कैसे सही होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला चूंकि स्वप्रेरकत्व का L = E अपॉन mod E अपॉन DI बाई dt, देयरफॉर mod E इंटू dt अपॉन DI। तो E दिया हुआ है कितना है? इसमें E दिया हुआ है कितना? EMF दिया हुआ है 20 वोल्ट का। तो 20 अपॉन, और समय कितना है? समय है 0.2 सेकेंड, और धारा में परिवर्तन कितना है? 0 से 20 है। तो E हो गया 20 वोल्ट, तो 20 अपॉन DI भी 20 बाई 20, और dt तो ऊपर चला जाएगा, 0.2 सेकेंड है। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, इसलिए समय अंतराल 0.2 है, तो केवल 0.2 हो जाएगा, बचेगा। तो 0.2 हेनरी, ये विकल्प B सही है इसमें। और इसको फार्मूला से आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मौखिक रूप से तो मैंने इसे, बहुत आसान प्रॉब्लम है, फार्मूला बेस्ड है, इसका आंसर तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इसको आप लोग फार्मूला से, क्योंकि E का मॉड होता है -L DI बाई dt का मॉड, दोनों साइड में मॉड लेना होगा। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न एक ही कुंडली है इसमें, इसके बाद वाला प्रॉब्लम में अनोन्य प्रेरण है, तो उसकी स्थिति है, तो उसमें 2 कुंडलियाँ होंगी। इसमें तो एक ही कुंडली है, एक ही कुंडली से धारा में परिवर्तन होगा, तो उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है इसमें। तो E का मॉड इक्वल टू -L DI बाई dt का मॉड, इसलिए E इक्वल टू L -L का मॉड है, तो ये प्लस हो जाएगा, -L DI बाई dt का मॉड है, तो L DI बाई dt, इसलिए L इक्वल टू हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व हो जाएगा E अपॉन DI अपॉन dt इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई dt अपॉन DI। E कितना है? 20 वोल्ट कुंडली में प्रेरित होता है, कितने समय में? D2 0.2 सेकेंड, dt इक्वल टू समय अंतराल है 0.2, और धारा कितना? 0.2 सेकेंड में धारा शून्य से बढ़ के 20 एम्पियर हो जाती है, दैट इज धारा में परिवर्तन DI इक्वल टू 20 माइनस 20, मतलब अंतिम धारा I2 माइनस I1, 20 माइनस I1 0 है शुरू का, 20 माइनस 0 दैट इज 20 से 20 कैंसिल हो गया, इसलिए L इक्वल्स टू हो गया कितना? L इक्वल टू 0.2 हेनरी। सो सही उत्तर इसमें B होगा, उत्तर B होगा। इसको OMR शीट पर रंग देना होगा, पूरे B को, पूरा सर्किल को, कुछ भी स्पेस खाली नहीं होना चाहिए, 0.2 हेनरी। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2 कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 0.01 सेकेंड में 2 एम्पियर से 3 एम्पियर बढ़ाई जाती है, तो द्वितीय कुंडली में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा A 25 वोल्ट, B 50 वोल्ट, C 75 वोल्ट, D 100 वोल्ट। और इसमें भी अनोन्य प्रेरकत्व का यूज है। तो अनोन्य प्रेरकत्व के लिए अनोन्य प्रेरकत्व में क्या होगा कि एक कुंडली में धारा में परिवर्तन, प्राथमिक कुंडली से होकर धारा में परिवर्तन करने से सेकेंडरी कुंडली में, निकट स्थित द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। जबकि अनोन्य प्रेरकत्व M का मान यहाँ पर दिया हुआ है। अनोन्य प्रेरकत्व धारा इसमें 2 एम्पियर से 3 एम्पियर बढ़ाई जाती है, और अनोन्य प्रेरकत्व का मान इसमें 2 कुंडलियों के अनोन्य प्रेरकत्व 0.5 हेनरी दिया हुआ है प्रॉब्लम में। तो इसे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसका भी आंसर जो है B होगा, 50 वोल्ट, काफ़ी आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो E इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ E इक्वल टू -M DI बाई dt का मॉड, दैट इज M DI बाई dt। मॉड लेने पर इसका -M DI बाई dt लेने पर ये प्लस हो जाएगा, M निगेटिव का मॉड लेने पर ये पॉजिटिव, मतलब M DI बाई dt। तो M इक्वल टू M दिया हुआ है, M इज गिवन, M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है। प्राथमिक कुंडली में धारा 0.01 सेकेंड में 2 एम्पियर से 3 एम्पियर बढ़ाई जाती है। द्वितीय कुंडली में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल E निकालना है। तो फैराडे का नियम से जो फार्मूला है E इक्वल टू
माइनस एम डी फाई बाई डी टी, एम ई इजकल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई इजकल टू फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इसलिए फाई इजकल टू एम आई, और स्वप्रेरकत्व में फाई इजकल, स्वप्रेरण के केस में फाई इजकल टू एल आई। तो फैराडे का द्वितीय नियम का उपयोग करके ये फॉर्मूला प्राप्त किया गया। तो 0.5 हेनरी है, तो एम का वैल्यू 0.5 है, 0.5 रखा गया वैल्यू। और प्राथमिक कुंडली में धारा 0.01 सेकेंड, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर, मतलब धारा में परिवर्तन 3 - 2 एम्पियर टू 3 एम्पियर, तो 3 - 2, और समय अंतराल है 0.01 सेकेंड, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2, 1 हो गया 0.01, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अंक पर डिसिमल है नीचे में, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपॉन नीचे में केवल 1 हो गया। अब यहाँ पर 0.5 से 0 कैंसिल हो गया, 5.5 का मतलब 5/10, तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो 10 × 5 दैट इज 50 वोल्ट। नीचे में 2 स्थान पर डिसिमल है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया ऊपर में, तो 50 वोल्ट। तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो गया, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो गया, 50 वोल्ट। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 17, 10 ओम प्रतिरोध एवं 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा है, ऑप्शन ए है 125 जूल, बी 62.5 जूल, सी 250 जूल, और डी 500 जूल। तो इसमें प्रेरकत्व दिया हुआ, ये प्रेरकत्व एल का मान दिया है, एल 10 हेनरी है, और कुंडली में 10 वोल्ट की 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है कुंडली, और कुंडली का प्रतिरोध भी दिया हुआ है, धारा नहीं है। तो धारा तो मालूम हो जाएगा ओम का नियम से, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी है 50 वोल्ट, आर है 10 ओम, तो 5 हो जाएगा, मतलब आई इक्वल टू 5 एम्पियर, वी बाई आर। इसलिए प्रेरित्र में या कुंडली में संचित ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में होती है, जिसका फॉर्मूला होता है यू बी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो 1/2 एल का वैल्यू दिया हुआ है 10 हेनरी, तो 1/2 × 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, करंट हो गया 5 स्क्वायर, तो 10 2 से कैंसिल होकर के 5 हो गया, तो 5 × 5 स्क्वायर दैट इज 25, 5 × 25 5 स्क्वायर इज, तो 25 × 5 दैट इज 125 जूल। तो इसलिए 125 जूल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें इसको हम OMR शीट पर पूरा कलर कर देंगे, तो ऑप्शन ए सही है। और इसके लिए भी फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 17 का, सॉरी। तो चुंबकीय स्थिति ऊर्जा यू बी इक्वल टू कितना होता है, 1/2 एल आई स्क्वायर, आई कितना है 1/2 एल, आई इक्वल टू वी बाई आर, चूँकि आई दिया नहीं है प्रश्न में, तो ओम का नियम से, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो उससे आई का वैल्यू निकल जाएगा 1/2 आई, एल इक्वल टू कितना है, स्वप्रेरकत्व है 10 हेनरी है, और भी का वैल्यू कितना है, भी का वैल्यू ये 50 वोल्ट है, आर का वैल्यू कितना है 10 ओम है, का स्क्वायर हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल होकर के 5 हो गया, दैट इज 5 × 5 स्क्वायर, दैट इज 5 × 5 स्क्वायर, दैट इज 5 × 25, दैट इज 125 वोल्ट आंसर। तो इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, 125 जूल। तो इसके अलावा एक प्रश्न और हो सकता है, पूछा जा सकता है, वो अनोन प्रेरकत्व पर ही आधारित है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है कि अनोन प्रेरकत्व जिन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो उनमें से किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। 4 विकल्प हैं। पहला है कि दोनों कुंडलियों के प्रत्येक कुंडली का अपना अपना प्रेरकत्व होगा, तो दोनों कुंडलियों के प्रेरकत्व पर तो निर्भर करता ही है। दूसरा है कि दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी पर, तो वह भी निर्भर करता है। दोनों कुंडलियों के पहला विकल्प है दोनों कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व पर, अलग अलग कुंडली का, प्रत्येक कुंडली का अपना अपना स्वप्रेरकत्व भी होगा। जब दोनों कुंडली एक साथ है, तो एक कुंडली के कारण दूसरे कुंडली में स्वप्रेरण की घटना होगी। तो दूसरा विकल्प है दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी पर। तीसरा विकल्प है कि दोनों कुंडलियों के कोर की प्रकृति पर, जिस पर लिपटा हुआ है उसकी प्रकृति पर। और चौथा विकल्प है दोनों कुंडलियों के प्रतिरोधों पर। तो पहले तीन चीज़ पर तो अनोन प्रेरकत्व गुणांक निर्भर करता ही है। कुंडलियों की ज्यामिति पर भी करता है, या कुंडलियों का अपना अपना स्वप्रेरकत्व है उस पर भी निर्भर करता है। उसके अलावा दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी पर भी, सेपरेशन पर भी निर्भर करता है अनोन प्रेरकत्व। जो कोर है उसकी प्रकृति पर भी, किस मटेरियल का बना है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अनोन प्रेरकत्व दोनों कुंडलियों के प्रतिरोधों पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा कि मतलब
दो कुंडलियों का अनुरूप प्रेरकत्व तो किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, तो निर्भर नहीं करता है कौन पर, किस पर, कुंडलियों के प्रतिरोधों पर, जो कि ऑप्शन डी में है। बाकी सभी तीनों ऑप्शन पर तो निर्भर करता ही है अनुरूप प्रेरकत्व। तो ऑप्शन डी इसमें अनुरूप प्रेरकत्व दोनों कुंडलियों के प्रतिरोधों पर निर्भर नहीं करता है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।